हेलो आरबीसियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर 9 पढ़ रहे थे उनके लिए है अभी की जो वीडियो है हमारी। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एनिमल ब्रीडिंग पढ़ाई थी, है ना। तो एनिमल ब्रीडिंग के साथ हमने इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो आज के वीडियो में जो हमारा अगला टारगेट है वो है टेक्निक्स के बारे में पढ़ना। जिन दो टेक्निक्स के बारे में अक्सर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है, वो दो टेक्निक्स जो कि हमारे एनिमल ब्रीडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दैट टू टेक्निक्स। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड इन एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, ओके। ओके, तो हमारी जो दो टेक्निक्स हैं उनमें से पहली टेक्निक की बात करते हैं। पहली टेक्निक जो है इसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। द फर्स्ट टेक्निक इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जो शब्द है इंसेमिनेशन, इसके बारे में क्या बात होती है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस सीमेन, यानी कि जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, उसको फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, इसी को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि यहाँ पर टेक्निक्स की मदद से, आर्टिफिशियल मेडिकल टेक्निक्स की मदद से हम सीमेन को क्या करेंगे, फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सीमेन को फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। लेकिन यहाँ पर हम एक वर्चुअल तरीके से, एक यहाँ पर आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू सीमेन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखिए, इस टेक्निक की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत बार हमें नए नस्ल यानी कि न्यू ब्रीड्स को डेवलप कराना होता है या हाइब्रिड बनानी होती है। तो हम हर बार एग्जॉटिक ब्रीड और इंडियन ब्रीड या दो एक जैसी ब्रीड को इन ब्रीडिंग के थ्रू ही क्रॉस नहीं करा सकते। हमें अगर हाइब्रिड बनाना है तो हमें कुछ एग्जॉटिक ब्रीड चाहिए होते हैं या सम डिफरेंट ब्रीड चाहिए होती है। तो अगर सपोज कीजिए, अगर स्पेन में बुल है और उसका सीमेन जो है वो आपको इंडिजिनस काऊ के साथ फर्टिलाइज कराना है, इंडियन ब्रीड के काऊ के साथ उसके सीमेन को फर्टिलाइज कराना है, तो आप उस सीमेन को कैरी करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। आप स्पेन से वो सीमेन, वहाँ के सीमेन बैंक से या वहाँ के एनिमल कल्चर से वो सीमेन आप अडॉप्ट करते हैं और उस सीमेन को आप क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र करते हैं और इंडिजिनस ब्रीड के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस प्रोसेस को इंडिया में सबसे पहले 1944 में किया गया था। इंडिया में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को 1944 में किया गया था और ये इंडियन जो डोमेस्टिक एनिमल्स का जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, वहीं पर इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, इस प्रोसेस में हम सुपीरियर ब्रीड का इस्तेमाल करते हैं। सुपीरियर ब्रीड जो होती है उनसे हम उसका सीमेन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वी कलेक्ट सीमेन तो आप जानते ही हैं, स्पर्म और जो एक्सेसरी फ्लूइड तीनों मिल करके एक साथ कॉम्बाइन होता है, तो उसी को हम सीमेन कहते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले सुपीरियर ब्रीड से हम क्या कलेक्ट करते हैं, सीमेन कलेक्ट करते हैं और इस सीमेन को हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, इस सीमेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैरी करते हैं, स्टोर कर देते हैं। अगर सीमेन आप कहीं दूर से कलेक्ट करके ला रहे हैं तो आपको इसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सी पर स्टोर करना होता है और जैसे रिक्वायरमेंट होती है आप इस सीमेन को फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फीमेल एग इससे क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। तो कहने का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट आपकी पॉइंट्स होंगी वो क्या होंगी, इसको 1944 में शुरू किया गया
दूसरी चीज़, ये जो ब्रीड है ये काफ़ी सुपीरियर ब्रीड इसमें हम यूज़ करते हैं, काफ़ी सर्वोत्तम नस्ल का जो नर होता है उसके सीमेन को हम कलेक्ट करते हैं, और सीमेन को अगर तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है या इसको कैरी करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, तो हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखकर -196 डिग्री सी पर प्रिजर्व करके तब उसको हम स्टोर रखते हैं, और रिक्वायरमेंट होने पर हम इस सीमेन को फीमेल के बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल टेक्निक की मदद से बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल ऑब्जर्वेशंस हम इसको कंप्लीट करा लेते हैं। और इस तरह से जो जाइगोट बनता है स्टूडेंट्स वो काफ़ी सुपीरियर होता है, और ये रिजल्ट के तौर पे हमें क्या देता है, इट रिजल्ट्स इन सुपीरियर जाइगोट डेवलपमेंट, और इसकी मदद से हमें जो जाइगोटिक डेवलपमेंट होती है वो हमारी काफ़ी सुपीरियर हो जाती है, यानी कि जो नई नस्ल आती है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर रहती है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट कराया गया है, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स देख लीजिए आप, जैसे काउज हो गए, ठीक है, ये रैबिट्स में भी कराया गया है, उसके बाद गोट्स, ठीक है, तो काऊ, गोट, रैबिट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस पूरी कराई गई थी। ठीक है, तो हमारी पहली टेक्निक क्या हो गई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखें, 1944 में इसको कराया गया था, और ये सुपीरियर ब्रीड बनाने के लिए है, नई नस्ल जो हो वो ज़्यादा सुपीरियर हो, उसके लिए हम इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। इसमें ब्रीड से, मेल पार्टनर से हम सीमेन कलेक्ट करते हैं, दैट कैन बी ऑफ कोर्स सुपीरियर। अगर इस सीमेन को तुरंत इंट्रोड्यूस नहीं करना है तो हम इस सीमेन को स्टोर कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में और -196 डिग्री सी पर, और जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम इसको फीमेल बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल टेक्निक की मदद से इंट्रोड्यूस कर दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे किस मेथड से, तो आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया गया है ICSI, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सीमेन इंसेमिनेशन, यानी कि अगर हम सीमेन को साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में डाल दे तो ये आराम से वो सीमेन उस ओवम को फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम एडवांस तरीके से एनिमल ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसको हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब बारी आ रही है हमारे दूसरे टेक्निक की, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, और उस पर शॉर्ट नोट्स हमेशा आ जाते हैं क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये एवर कमिंग टॉपिक्स हैं, अक्सर करके पूछते रहता है एग्जाम में 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स, या दोनों को एक साथ कंबाइन करके 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स, या जो हमारे CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, मोएट टेक्निक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेकंड आर्टिफिशियल टेक्निक, दैट इज मोएट। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है अक्सर करके, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। तो द फुल फॉर्म इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये है हमारा फुल फॉर्म, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, तो देखिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको पता है 1 मंथ, ठीक है, एक फीमेल बॉडी में 1 मंथ में एक ओवम बनता है। कितने ओवम बनते हैं? एक ओवम। तो इस प्रोसेस का पहला ही ट्रिक ये है कि इसमें सबसे पहले हम एक की जगह मल्टीपल ओवम बनाएं, और मल्टीपल ओवम बनाने के लिए हम फीमेल बॉडी में FSH हार्मोन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वी इंट्रोड्यूस्ड FSH हार्मोन इनटू फीमेल बॉडी। जैसे ही FSH हार्मोन को हम फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे फीमेल काऊ, अब ये जो मोएट टेक्निक वगैरह है ये काउज, बोफेलोज, रैबिट्स, ये सब में ही कराई जाती है। तो जैसे ही हम एक फीमेल काऊ के बॉडी में FSH या दूसरे हार्मोन के साथ भी FSH को मिक्स करके अगर उसके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उस काऊ के बॉडी में 6 to 8 ओवम्स बन जाएंगे। कितने ओवम्स बन जाएंगे? 6 to 8 ओवम्स बन जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज सुपर ओव्यूलेशन। और इसी को क्या कहा जाता है? सुपर ओव्यूलेशन कहा जाता है। अक्सर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सुपर ओव्यूलेशन, तो आपको जवाब देना होगा कि जब एक फीमेल काऊ, फीमेल बुफेलो के बॉडी में अगर हम FSH इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक ओवम की जगह 6 से 8 ओवम बन जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। ओके, तो देखिए आपने पहला काम तो पूरा कर लिया, मल्टीपल ओव्यूलेशन हमारा पूरा हो गया। जहां हम एक ओवम बना पा रहे थे, अभी हम यहाँ पे 6 से 8 ओवम बना लेते हैं। दिस इज आवर मल्टीपल ओव्यूलेशन। अब हम क्या करेंगे, इस मल्टीपल ओव्यूलेशन को हम
अब इसको सीमेन के साथ फर्टिलाइज कराएंगे। जितने भी ओवम बने हैं उसको हम सीमेन के साथ क्या करेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि सीमेन और ओवम को मिलाने के लिए पहले ही एक टेक्निक बताई जा चुकी है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अगर हम इस सीमेन जो सुपर ओव्यूलेशन हुआ है इसके साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दे, तो यहाँ पर हमारे पास 6 से 8 जाइगोट बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि एक फीमेल बॉडी के अंदर हमने कितने जाइगोट बना लिए एट अ टाइम, 6 to 8 जाइगोट, क्योंकि 6 से 8 ओवम आपने तैयार किया था, सबको आपने एक बार में सुपीरियर सीमेन के साथ फर्टिलाइज कर दिया, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएंगे। लेकिन एक फीमेल बॉडी में 6 to 8 जाइगोट है, पर वो एक साथ तो बेबी बर्थ नहीं कर सकते, एक साथ तो वो डेवलप नहीं हो सकता, तो इसके आगे हमें दूसरी टेक्निक अपनाने के लिए कही गई है, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब जो एम्ब्रियो बनेगा ना उसको आपको ट्रांसफर करना है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये जाइगोट 8 to 32 सेल स्टेज में जाते हैं, कितने सेल स्टेज में, 8 to 32 सेल स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, सुपर ओव्यूलेशन में ओवम का नंबर कितना होता है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज 6 to 8, और कितने सेल स्टेज में हम एक एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज 8 to 32 सेल स्टेज। ओके, तो 8 to 32 सेल स्टेज में जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा, अब इस स्टेज में आके हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज आवर एम्ब्रियो। फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एम्ब्रियो को उस मदर फीमेल काऊ के बॉडी में रहने देते हैं, बाकी के जो हमारे 7 एम्ब्रियो हैं, अगर 8 का 8 डेवलप हुआ है तो बाकी का जो भी एम्ब्रियो है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम अनदर फीमेल काऊ में, दूसरी फीमेल काऊ में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज सेरोगेसी, और इसी को क्या कहा जाता है, सेरोगेसी। और जिनमें हम ट्रांसफर करते हैं दे आर नोन एज सेरोगेट मदर, उनको हम क्या कहते हैं, सेरोगेट काऊ कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो वो हो गई हमारी सेरोगेट काऊ, यानी कि जो 8 से 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो हो जाता है तो उसको हम मेडिकल टेक्निक की मदद से काऊ के यूट्रस से निकाल लेते हैं, और उसको निकालने के बाद हम किसी दूसरे काऊ के बॉडी में उसको डाल देते हैं, क्योंकि हमें हमारे काम से मतलब है, हमारा काम ये है कि एक फर्टिलाइजेशन से मल्टीपल ओव्यूलेशन कराने के बाद सभी डेवलप हाइब्रिड एम्ब्रियो का एक डेवलपमेंट कराते हुए उन्हें न्यू ब्रीड के तौर पर दुनिया में लाना। तो ये हमारा टोटल काम जो है दैट कैन बी इजिली फुलफिल्ड बाय द हेल्प ऑफ मोएट टेक्निक। तो मोएट क्या सिखाता है, पहले तुम ओवम का नंबर बढ़ा दो, एक ओवम है, गाय को FSH का इंजेक्शन लगेगा या दूसरे हार्मोन के साथ FSH को एडमिनिस्ट्रेट करके हम उसके बॉडी में डालेंगे तो तुरंत ओवम बनाने का जो पावर है वो बढ़ जाएगा, एक की जगह 6 से 8 ओवम बनेंगे, एंड दैट इज नोन एज सुपर ओव्यूलेशन। ओवम जो भी बने हैं उनको हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा तो हमारा जो है जाइगोट बनेगा, और जैसे ही जाइगोट 8 to 32 सेल स्टेज में पहुंचेगा, हम एक जाइगोट एक एम्ब्रियो को फीमेल मदर काऊ में ही रहने देंगे, बाकी को हम दूसरी काउज में ट्रांसफर करेंगे, एंड दैट डिफरेंट काउज इन विच द एम्ब्रियो इज गेटिंग ट्रांसफर इज नोन एज सेरोगेट काउज, एंड द प्रोसेस इज सेरोगेसी। तो इस तरह से मोएट टेक्निक की मदद से बहुत कम समय पर हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा मोएट टेक्निक। तो देखिए आपसे शॉर्ट नोट्स मांगा जाएगा, तो ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं। दिस इज सुपर ओव्यूलेशन, यू हैव टू मेंशन 6 to 8 zygote will form, 8 to 32 cell stage and surrogacy। बस इतना में ही आपका ये मोएट टेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। तो मोएट टेक्निक पर नोट्स लिख लीजिएगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप कनेक्ट हो जाइए, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन रहता है और वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ईजिली। तो RBCians ओनली हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और उसका जो नोट्स है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चैप्टर 9 का कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, द PDF यू विल फाइंड देयर। ओके, तो इस तरह से आपका ये नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मोएट टेक्निक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे।
कि आगे का क्या है। तो देखिए एनिमल ब्रीडिंग आपको पढ़नी थी और एनिमल ब्रीडिंग में 2 टेक्निक्स थी, वो भी हमने कर लिया। अब हम इसी टॉपिक में बात कर लेते हैं अबाउट प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको देख लेने हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्लांट ब्रीडिंग। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बात बता देना चाहते हैं जो अक्सर करके आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए कुछ कल्चर के बारे में ध्यान देना है आपको। देयर आर सम टाइप्स ऑफ कल्चर्स, ठीक है। जैसे अक्सर करके एग्जाम में आता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है। जब भी प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है तो इससे हम जो भी बनाते हैं इस तरह के संवर्धन से, यानी कि कोशिका द्रव्य संवर्धन या जीव द्रव्य संवर्धन क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखें। तो इस तरह का संवर्धन करने से आप जो भी चीज़ बनाते हैं उससे बनने वाली चीज़ को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। क्या कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड। अब देखिए रिजल्ट, इस तरह का संवर्धन करने से रिजल्ट क्या मिलेगा? सोमैटिक हाइब्रिड। लेकिन पहले हम ये संवर्धन समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हो उसका अपना एक सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो उसमें इसका सेल वॉल भी होता है। क्या होता है? सेल वॉल भी होता है। तो सबसे पहला शब्द है प्रोटोप्लास्ट। ये क्या चीज़ है? तो प्रोटोप्लास्ट हम प्लांट के सेल को ही कहते हैं, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। अगर प्लांट के सेल से सेल वॉल हटा दिया जाता है, अगर हम सेल वॉल को माइनस कर देते हैं तो उसी को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब कि आपको प्लांट सेल का ही संवर्धन करना है, किसी प्लांट से ही आपको बहुत सारे प्लांट को निर्मित कराना है। लेकिन उस प्लांट को जब आप इस्तेमाल करेंगे या उस प्लांट का जब आप हिस्सा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें उसका सेल वॉल नहीं होगा। विदाउट सेल वॉल अगर है वो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या किया, इसका सेल वॉल रिमूव कर दिया, ठीक है, सेल वॉल रिमूव कर दिया। अब इस सेल वॉल को रिमूव करने के बाद जैसे ही मैंने इसको संवर्धन करना शुरू किया, इसके सेल मेम्ब्रेन टूट गए और अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो है ये सब क्या हो गया? फ्रीली मूव करने लगा और ये सब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर एक हाइब्रिड बना देते हैं। क्या बनाते हैं? हाइब्रिड बना देते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 2 सेल है, 2 प्रोटोप्लास्ट है। एक प्रोटोप्लास्ट में कोई दूसरी क्वालिटीज़ है, दूसरे प्रोटोप्लास्ट में कोई दूसरी क्वालिटीज़ है। सपोज कीजिए आपने किसी एक प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लिया है, उसमें एडेप्टेशन की क्वालिटी है, मतलब वो कहीं भी अनुकूलित रह जाएगा। और आपने किसी दूसरे प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लिया है, उसमें डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी है, यानी कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। आपके पास था प्रोटोप्लास्ट ए, प्रोटोप्लास्ट बी। आपने इस दोनों प्रोटोप्लास्ट को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब ये दोनों प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और कंप्लीटली मिल करके वो एक हाइब्रिड बना देंगे। तो उस हाइब्रिड को हम क्या कहेंगे? सोमैटिक हाइब्रिड, क्योंकि दोनों में आपने प्रोटोप्लास्ट ही लिया है और दोनों के मिलने से जो नई डेवलपमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा सही और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी से भरपूर होगी। तो इस तरह से प्रोटोप्लास्ट कल्चर सोमैटिक हाइब्रिड बनाता है। प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं? अगर प्लांट का सेल बिना सेल वॉल के है तो हम इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये हुआ हमारा पहला टाइप का कल्चर जो इस बार के बिहार बोर्ड के सेंटअप टेस्ट में भी पूछा गया था और साथ ही ये 2020 के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रहे कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट होता है कैलस कल्चर। नेक्स्ट टाइप का कल्चर आपसे पूछा गया कैलस कल्चर। तो देखिए अगर आप किसी भी प्लांट के हिस्से को, जो भी प्लांट का एक्स प्लांट हिस्सा है, अब एक्स प्लांट में आपके सीड्स हो गए, ठीक है, लीफ का पार्ट हो गया, या फिर आपका जो भी रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है वो अगर आप ले लेते हैं इसका, तो एक्स प्लांट को लेकर जब आप इसमें डालते हैं और इसको जब हीट मिलती है तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। तो ये जो छोटा छोटा टूटा हुआ पार्ट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। ठीक है, आपने एक प्लांट का कोई हिस्सा लिया, सपोज कीजिए आपने मटर का एक बीज लिया। मटर के एक बीज को आपने जब कैलस बना के तैयार किया, जैसे ही आपने उस मटर के, सपोज कीजिए दिस इज योर पी सीड, ये आपका मटर का सीड है, इसको आपने जैसे डाला, एक टेम्परेचर देते ही ये क्या करेगा?
टूटना शुरू होगा। तो टूटने के बाद इसके जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं इन्हीं को हम कैलस कहते हैं। जब इन सब को 1 बाय 1 हम बाहर निकालेंगे और इन सभी कैलस को हम एक जगह पर अपने लैब में, जिस लैब में ये प्रोसेस हो रहा है उसी लैब में हम क्या करेंगे, एक ट्रे होती है जिसके अंदर सारे सॉइल के अंदर, जिसमें सॉइल लगा होता है और उस सॉइल में हर एक रेजिस्टेंट, हर एक अडेप्टिबिलिटी, हर एक क्वालिटी होती है जो मिट्टी में होनी चाहिए, और हम उसमें लगा देते हैं। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि ये धीरे धीरे तने को डेवलप कर रहा है और धीरे धीरे इसमें से लीव्स वगैरह जो है इसमें बन रही हैं। तो यानी कि जब हम बिखरे हुए हिस्से से एक नया कंप्लीट डेवलपमेंट करा ले, एक नया पूरा प्लांट डेवलप करा ले, तो हम इसी प्रोसेस को कहते हैं कैलस कल्चर। और कैलस कल्चर का रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है हाइब्रिड के फॉर्म में, क्योंकि आप जो कैलस बना रहे हैं आप चाहें तो इसके अंदर इसके जीन्स को भी डेवलप कर सकते हैं। जो कैलस आपने लिया आप इसकी स्टडी करेंगे, जेनेटिक स्टडी, इसी को तो प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। और स्टडी करने के बाद अगर इसमें क्वालिटी कम है, सपोज कीजिए आपको पता चला कि लेस क्वालिटी है सीड में, तो आप इसके जीन्स में चेंजेस ला सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। उस हिसाब से आप इसको डेवलप बनाकर क्या कर सकते हैं, इसको फिर से प्रोपागेट करा सकते हैं। तो इस तरह के कल्चर को हम क्या कहेंगे, कैलस कल्चर। कैलस कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या डिफरेंस है, दैट कैन बी योर बोर्ड मॉडल। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग करते हैं, प्रोटोप्लाज्म सेल विदाउट सेल वॉल। लेकिन कैलस कल्चर में हम प्लांट के किसी भी एक्स प्लांट का इस्तेमाल करके उसको डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में तोड़कर तब उससे कैलस बनाते हैं और कैलस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर कभी भी हमें सोमैटिक हाइब्रिड देगा, लेकिन हमारा कैलस कल्चर हमें कुछ नया डेवलप्ड प्रोजेनी भी दे सकता है जो अपने पेरेंटल प्रोजेनी से सिमिलर हो, ये ज़रूरी नहीं है, हम उससे भी एडवांस बना सकते हैं। ओके, तो हमारा ये जो टॉपिक है कैलस कल्चर, इसको भी आप ज़रूर देखेंगे। तो इस हिसाब से ये 2-3 तरह के जो कल्चर्स हैं इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। देखिए ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग क्या है। देखिए जैसे आपने एनिमल ब्रीडिंग कराई थी, क्यों कराया था आपने एनिमल ब्रीडिंग, ताकि आप एनिमल्स के ब्रीड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप बना सके। उसी तरह से हम प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे। प्लांट ब्रीडिंग कराने का मेरा जो पर्पस है वो क्या है, वो है कि एडवांस्ड और हाइब्रिड, ठीक है, प्लांट प्रोजेनी बनाना। प्लांट ब्रीड भी आप कर सकते हैं, ब्रीड को प्रोड्यूस कराना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट की जो नई नस्ल है, नया जो ब्रीड उसका आने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप रहे, तो हम प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं। जैसे कई बार बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं ताकि हम उससे हाइब्रिड प्लांट बना सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटीज़ फाइंड आउट कर सके, ठीक है। और प्लांट ब्रीडिंग का क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी बनाकर हमारे फार्मर्स को इसका इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया। कहा गया कि इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो एनसीईआरटी बता रही है दैट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। पहला स्टेप अपना क्या है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म की हिंदी होती है जनन द्रव्य संग्रहण। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर सपोज कीजिए आपको पल्सेस, दाल की प्रोजेनी डेवलप करनी है, आपको दाल की खेती करनी है और आप चाहते हैं कि इसमें वो सारी क्वालिटीज़ हो जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पल्सेस की नस्ल है, जहाँ जहाँ भी दाल की ब्रीड होती है, उनको आपको कलेक्ट करना होगा, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उनके साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट को, सपोज कीजिए डेजर्ट, रेगिस्तान में जो दाल की ब्रीड है, हिल्स, जो हिल्स पर दाल की ब्रीड है, या कोल्डर रीजन, ठंडे इलाके में जो दाल की ब्रीड है, उसके बाद से सक्लेंट एरिया, ड्राइनेस जहाँ पर है वहाँ पर जो दाल की ब्रीड है, सभी ब्रीड के कैलस को आपने जमा कर लिया, सभी ब्रीड के जर्म प्लाज्म को आपने जमा कर लिया और आप सबकी स्टडी कर रहे हैं, इसकी सबकी स्टडी करने पर आपको पता चला कि इसमें 5 क्वालिटी है।
इसमें 4 क्वालिटी है, इसमें 3 क्वालिटी है, इसमें 10 क्वालिटी है। तो सारी नस्लों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो मेरा पहला टारगेट पूरा हुआ कि मैंने सब जगह की ब्रीड को कलेक्ट किया और उसके साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि सब में अलग अलग नंबर ऑफ क्वालिटीज़ हैं। तो ये मेरा पहला काम ख़त्म हो गया। ठीक है, मेरा दूसरा टारगेट एनसीईआरटी मुझे दे रहा है सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर पेरेंट, यानी कि मुझे इनमें से सुपीरियर पेरेंट को चूज करना है। अब मेरे पास 4 लोग हैं, मेरे पास 4 लोगों का ऑप्शन है, जिसमें से सब में क्वालिटीज़ मुझे पता है कितनी है। तो जाहिर सी बात है मुझे इनमें से किसी 2 को पेरेंट बनाना है, तो मुझे वही चाहिए होगा जिसमें क्वालिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे दे रखा है कि आप सुपीरियर पेरेंट ही चुनोगे, आपको इन्फीरियर पेरेंट नहीं चुनना है। तो जो भी आपने जर्म प्लाज्म जमा किया उसमें से जिसमें सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ है उस 2 को आप बना लो सुपीरियर। और आप जब सुपीरियर चुनोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज ए, दैट इज बी। आपने 2 इसमें से प्रोजेनी को चुन लिया। तो हमने अपने पेरेंट्स किसको बनाए हैं, ए को जिसमें 5 क्वालिटी है, और दूसरा पेरेंट किसको लिया, बी को जिसमें 10 क्वालिटी है। तो अब हमारे पास सुपीरियर पेरेंट भी आ गए, मतलब हम इनमें से उन्हीं को चुनेंगे जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ है। तो एनसीईआरटी का पहला स्टेप जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ब्रीड को जमा करो, उसके जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करके उसकी क्वालिटी पढ़ो। पढ़ लिया मैंने, उसके बाद इसमें से चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट पेरेंट है। तो मैंने जिनमें ज़्यादा क्वालिटीज़ थी उसको भी मैंने चुन लिया। अब वो मुझे क्या ऑर्डर देते हैं, अब वो मुझे ऑर्डर देते हैं कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दो। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा स्टेप है स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा स्टेप क्या बताया गया हमें कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दो। ठीक है, चलिए इसको भी फॉलो करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने के पहले मुझे जो मैंने सुपीरियर पेरेंट चुना है इसको इवैल्यूएट करना होगा। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो होता है इसका मतलब होता है मूल्यांकन। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऐसी क्या खूबी आपको दिख गई कि आपने ए और बी को चुन लिया, बाकी को छांट दिया। तो आप इवैल्यूएशन बताना शुरू करेंगे, आप उसका मूल्यांकन बताएंगे कि मुझे ये क्वालिटीज़ दिखी। अब इवैल्यूएशन करने के लिए आपको क्वालिटी पहला नंबर याद रखना है कि आपने जिनको माँ बाप बनाया, जिनको पेरेंट बनाया, जिनसे आप नया फैमिली लाने वाले हैं, उनको डिजीज़ रेजिस्टेंट होना होगा। क्या होना होगा, डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरह के बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से नंबर बी, उनमें अडेप्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अडेप्टेबल क्वालिटी का मतलब अनुकूलित गुण, कहीं पर भी वो रह जाएं उनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी तरह के प्रेशर, ठीक है, किसी भी तरह के टेम्परेचर, किसी भी तरह के क्लाइमेटिक फैक्टर को वो आसानी से टॉलरेट कर ले। ठीक है, उनके अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए ताकि वो आराम से किसी भी तरह के क्लाइमेट में रह जाए, कोई भी प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर को आसानी से हैंडल कर ले। क्योंकि आप बहुत सोच समझ कर खेती कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि प्लांट ब्रीडिंग से खेती करने पर आपको 1% भी लॉस नहीं चाहिए। तो आप बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप हर एक चीज़ पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया, उसकी स्टडी की, जितनी भी क्वालिटीज़ थी उसको फाइंड आउट कर लिया। उनमें से फिर आपने सुपीरियर पेरेंट को चुना। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले आपने इवैल्यूएशन करना शुरू किया। आप देखने लगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो भाई डिजीज रेजिस्टेंट है, अडेप्टेबल क्वालिटी है, इसके अलावा क्या होनी चाहिए क्वालिटी, इसके अलावा जो क्वालिटी है वो प्रॉपर सॉइल अडेप्टेशन भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सॉइल अडेप्टेशन, क्योंकि हम किसी भी जगह के मिट्टी पर उसको लगाएं, रेग्यूर सॉइल, एलुवियल सॉइल, किसी भी मिट्टी पर हम उसकी खेती करें तो वो चीज़ डैमेज ना हो, वो उस तरह का टॉलरेंस पावर हो कि किसी भी सॉइल के ऊपर वो आराम से क्या कर सके, प्रोपागेट और डेवलप हो सके। ठीक है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद अगर और भी क्वालिटीज़ हमें दिखानी है तो हम ये दिखा सकते हैं कि फर्टिलिटी पावर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर फर्टिलिटी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, फर्टिलिटी कैपेसिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं
प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमें इसका मिलना चाहिए, चेक होना चाहिए कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि नहीं। अब मैंने जिनको पेरेंट बना दिया, अगर वो दाल है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। मैं दाल की खेती कर रही हूँ, अगर उसमें प्रोटीन ही कम है, अमीनो एसिड ही कम है, तो फिर वो मेरे काम का नहीं है। तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रॉपर होनी चाहिए। जब ये सब दिख जाएगा, इसका इवेल्युएशन हो जाएगा, तब हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, पेरेंट ए का क्रॉस पेरेंट बी से करा देंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों की नस्लों को हम आपस में फर्टिलाइज करा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे जानवर की बात हो रही थी तो उसमें तो सीमेन चला जा रहा था गाय के बॉडी में, उसके ओवम में या किसी फीमेल बॉडी में, तो फर्टिलाइज हो जा रहा था। अब ये प्लांट ए और प्लांट बी, इसमें कैसे क्या होता होगा, तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया है प्रोटोप्लास्ट कल्चर या कैलस कल्चर। तो इसी तरह से हम दोनों प्लांट के सेल को, उनके जर्म प्लाज्म को, जैसे प्रोटोप्लाज्म है तो दोनों के प्रोटोप्लाज्म को आपस में मिला देंगे। जैसे ही ये दोनों प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे, ये हमें सोमैटिक हाइब्रिड दे देंगे और हमें जो नई फैमिली मिलेगी वो मोस्ट डेवलप्ड मिलेगी। तो आपसे सवाल हो सकता है कि जो आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं प्लांट्स के बीच में, तो किस टेक्निक से कराते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं दैट कैन बी कैलस कल्चर, दैट कैन बी प्रोटोप्लास्ट कल्चर, दैट कैन बी टिश्यू कल्चर। वो सब टेक्निक है, ठीक है। जैसे एनिमल ब्रीडिंग कराने के लिए इंसेमिनेशन मोएट है, उसी तरह से प्लांट ब्रीडिंग कराने के लिए टिश्यू कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर की मदद हम ले सकते हैं। ओके, जैसे ही आपके ये दोनों मिल गए तो आपको यहाँ पर एक डेवलप्ड हाइब्रिड प्लांट प्रोजेनी मिल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर एक हाइब्रिड प्लांट, जो नया हाइब्रिड है, वो मिल जाएगा। लेकिन इतने पर ही हमारा प्लांट ब्रीडिंग नहीं रुक रहा, हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम लास्ट स्टेप करने से पहले इसको फिर से एक बार इवेल्युएट करेंगे। हमने जो हाइब्रिड बनाया, सपोज कीजिए पेरेंट ए और पेरेंट बी, ठीक है, इन दोनों ही पेरेंट्स को लेकर हमने जो हाइब्रिड बनाया, उस हाइब्रिड में वो सारी क्वालिटीज़ है कि नहीं, ये भी देखना होता है। तो जो हमने हाइब्रिड बनाया, इस हाइब्रिड को हम सबसे पहले स्मॉल स्केल पर चेक करेंगे। यानी कि जो हमने हाइब्रिड बनाया है उसको हम अलग अलग मिट्टी पे लगाकर और अपने लैब के हर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो हाइब्रिड बना है वो हाइब्रिड कंप्लीटली डेवलप है या नहीं है। और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप बताया गया, दैट कैन बी स्टेप नंबर 4 इज कॉमर्शियलाइजेशन। मतलब साइंटिस्ट के कहने का मतलब कि जब आपका हाइब्रिड चेक हो गया, हाइब्रिड की क्वालिटी चेक हो गई, तब इसको आप लार्ज स्केल पर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पर लगाकर इसको डेवलप करा सकते हैं। यानी कि आखिरी स्टेप है कि हम इसका कॉमर्शियलाइजेशन कर देंगे, जिसमें हम इसको बहुत बड़े पैमाने पर लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका निर्माण करवाकर हम इससे लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से जर्म प्लाज्म कलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, इवैल्यूएशन, कॉमर्शियलाइजेशन और उसके पहले क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो इवैल्यूएशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन, तो 5 स्टेप लिखते ही आपका कंप्लीट 5 मार्क्स जो होगा वो पूरा हो जाएगा। तो प्लांट ब्रीडिंग का भी कंप्लीट नोट्स आपको इजीली अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। जिनको भी नोट्स चाहिए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि उनको नोट्स चाहिए, नोट्स अवेलेबल कराना है। तो आपको वो कंप्लीट पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में नोट्स अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल है। तो आपके कॉमेंट्स को देखते हुए पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, जो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हुआ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 10 जो बाकी रह गया है और जो बायोटेक्नोलॉजी का कुछ टॉपिक्स बाकी रह गया है वो भी अब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ओके, टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे। थैंक यू।